अगर 1947 का बंटवारा कभी हुआ ही न होता तो क्या होता? क्या आज भारत पाकिस्तान का रिश्ता दुश्मनी का नहीं बल्कि एक ही परिवार के दो भाइयों जैसा होता? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख और विश्लेषण है जो इस व्हाट इफ सिनेरियो को खंगालते हैं। और ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, ये दक्षिण एशिया की पहचान, हमारी राजनीति और हमारे भविष्य को समझने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसका जवाब कोई सीधा हाँ या ना में देना नामुमकिन है। इन दस्तावेजों को पढ़कर दो तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ एक अविभाजित उपमहाद्वीप की सुनहरी तस्वीर है, एक ग्लोबल सुपर पावर, और दूसरी तरफ एक बेहद मुश्किल और शायद आज से भी कहीं ज्यादा विस्फोटक हकीकत। हम दोनों ही संभावनाओं को टटोलेंगे। ठीक है, तो चलिए उस सुनहरी तस्वीर से शुरू करते हैं, क्योंकि वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अगर बंटवारा न होता तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा क्या होता? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा होता उस भयानक मानवीय त्रासदी का ना होना। सोचिए, 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन, 10 लाख से ज्यादा मौतें, औरतों के खिलाफ हिंसा की अनगिनत कहानियां, ये सब कभी होता ही नहीं। बाप रे। कोई शरणार्थी शिविर नहीं, कोई दंगे नहीं, कोई ऐसा जख्म नहीं जो आज 75 साल बाद भी दोनों देशों के दिलों में जिंदा है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मतलब वो पूरी पीढ़ी उस दर्द से बच जाती है। और इसका असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं, जमीन और संस्कृति पर भी तो पड़ता। पंजाब और बंगाल को एक लकीर खींचकर 2 हिस्सों में नहीं बांटा जाता। बिल्कुल। सोचकर देखिए, लाहौर और अमृतसर या कोलकाता और ढाका आज भी एक ही शहर के 2 हिस्सों की तरह होते। एक ही भाषा, एक ही खाना, एक ही संगीत। इन रिपोर्ट्स में एक बात साफ उभर कर आती है कि ये सिर्फ सांस्कृतिक जुड़ाव नहीं होता, ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक पावर हाउस होता। बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कभी बढ़ती नहीं, पंजाब का कृषि बाजार एक ही रहता। मतलब नुसरत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट दिल्ली में वैसे ही होते जैसे लाहौर में, और ए.आर. रहमान की धुनें कराची में उतनी पॉपुलर होती। बॉलीवुड और लॉलीवुड जैसा कुछ होता ही नहीं, सिर्फ एक ही जबरदस्त फिल्म इंडस्ट्री होती। और इससे भी आगे व्यापार, कला और शिक्षा बिना वीजा के फलते फूलते। लोगों को अपने पुरखों की जमीन पर जाने या रिश्तेदारों से मिलने के लिए किसी सरकारी इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फर्क होता। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब एक अनडिवाइडेड इंडिया ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका और चीन को टक्कर दे रहा होता। ये तो पूरी दुनिया का पावर बैलेंस ही बदल देता। यही तो इन दस्तावेजों का सबसे बड़ा दावा है। आबादी, बाजार और संसाधनों के मामले में ये देश दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता। जरा कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सारी नदियां, बंदरगाह, कृषि भूमि, सब एक ही देश का हिस्सा होते। और सेना का क्या? जो खरबों डॉलर हमने एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारी में खर्च कर दिए, वो पैसा देश के अंदर लगता। एक विश्लेषण में एक बहुत ही दमदार उदाहरण दिया गया है। सोचिए, 1980 के दशक में सियाचिन पर कब्जा करने और उसे बनाए रखने पर जो हजारों करोड़ खर्च हुए, अगर वो देश में IITs या एम्स का एक नया नेटवर्क बनाने में लगते तो आज देश कहाँ होता? सही बात है। परमाणु हथियारों की दौड़ का तो सवाल ही नहीं उठता। शीत युद्ध में दक्षिण एशिया किसी गुट का मोहरा बनने की बजाय एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र बनता। न 1971 का युद्ध, न कारगिल, न LOC पर लगातार तनाव। और कश्मीर, जो बंटवारे का शायद सबसे बड़ा शिकार बना। यहाँ एक बहुत दिलचस्प संभावना सामने आती है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र के बजाय स्विट्जरलैंड की तरह एक स्वायत्त, सांस्कृतिक और आर्थिक जोन होता। अच्छा। हाँ, जहाँ राजनीति से ज्यादा पर्यटन, व्यापार और कला का बोलबाला होता। ये एक दिलचस्प सोच है। मतलब कश्मीर का मुद्दा किसका है से बदलकर कैसा हो बन जाता। लेकिन क्या ये वाकई संभव था, जहां 2 बड़ी ताकतें, हिंदू बहुल भारत और एक बड़ी मुस्लिम आबादी, उसे अपने प्रभाव में रखना चाहती? मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। एक संघीय ढांचे में जहां राज्यों को ज्यादा अधिकार होते, शायद कश्मीर को ऐसी स्वायत्तता मिल सकती थी जो उसकी अलग पहचान का सम्मान करती। विवाद जमीन पर कब्जे का नहीं, बल्कि गवर्नेंस मॉडल का होता, जो तुलनात्मक रूप से सुलझाना आसान होता है। ओके, तो एक तरफ ये सुपर पावर भारत की तस्वीर है जहां सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ये हजम नहीं हो रहा। जिन वजहों से बंटवारा हुआ, वो राजनीतिक और सामाजिक अविश्वास, वो एक देश में रहकर अचानक गायब तो नहीं हो जाती।
आपके स्रोत इस मुश्किल हकीकत के बारे में क्या बताते हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रही हैं और यहीं से सिक्के का दूसरा और ज्यादा डरावना पहलू सामने आता है। एक तर्क ये दिया गया है कि असल में बंटवारे ने संघर्ष को जन्म नहीं दिया, उसने बस संघर्ष का पता बदल दिया। जो लड़ाई घर के अंदर लड़ी जानी थी वो अब दो देशों के बीच सरहद पर लड़ी जाने लगी। इट डिडंट सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, इट जस्ट एक्सटर्नलाइज्ड इट। मतलब बाहरी युद्ध की जगह अंदरूनी कलह ले लेती, एक ऐसा सिविल वॉर जो कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, और ये संघर्ष संसद से लेकर सड़क तक हर जगह होता। नौकरशाही में, पुलिस में, सेना के भीतर सत्ता के बंटवारे का सवाल हर चुनाव में एक बड़ा संकट बन जाता। मुस्लिम लीग की मांग सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि राजनीतिक सुरक्षा की थी। उन्हें डर था कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन में उनकी आवाज दबा दी जाएगी। अगर उन्हें यह सुरक्षा एक संयुक्त ढांचे में महसूस नहीं होती तो क्या होता? विद्रोह, आंतरिक विद्रोह, बार बार सांप्रदायिक दंगे और यहां तक कि युगोस्लाविया जैसे गृह युद्ध की स्थिति भी बन सकती थी। ओहो, जो 90 के दशक में धर्म और नस्ल के नाम पर कई छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए देशों में टूट गया था। हर नीति, हर कानून, हर सरकारी नौकरी को सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता। आरक्षण से लेकर बजट तक हर चीज पर दंगे हो सकते थे। और अंग्रेजों के जाने के बाद भी बांटो और राज करो की राजनीति खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे अपने नेता उसे और भी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करते, शायद और भी बेहतर तरीके से अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। इतने विशाल और विविध देश को चलाना बहुत मुश्किल होता। ऐसे में एकता बचाने के नाम पर असहमति को दबाने वाली तानाशाही प्रवृत्तियां भी उभर सकती थीं। एक मजबूत केंद्र की चाहत बंगाल, सिंध या पंजाब जैसी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को कुचल सकती थी, जिससे अलगाववादी आंदोलन आज से कहीं ज्यादा होते। और अर्थव्यवस्था का क्या होता? क्या आर्थिक विकास इस तनाव को कम नहीं कर पाता? या शायद और बढ़ा देता। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक क्षेत्रीय असमानताएं, जैसे औद्योगिक रूप से विकसित पंजाब बनाम पिछड़ा बिहार या बंदरगाहों वाला सिंध बनाम भूमि से घिरा यूपी, ये असमानताएं और तीखी हो सकती थीं। और अगर संसाधनों का बंटवारा सही न होता तो ये गुस्सा आसानी से सांप्रदायिक रूप ले सकता था। अच्छा, ये तर्क दिया जाता कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के संसाधनों पर कब्जा कर रहा है, जिससे अंदरूनी तनाव एक कभी न बुझने वाली आग बन जाता। तो फिर हमारी पहचान क्या होती? क्या एक दक्षिण एशियाई पहचान बन पाती, या हम हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, बंगाली, पंजाबी में ही बटे रहते? यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ साझा त्योहार, फिल्में, संगीत, क्रिकेट टीम में शायद शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर एक साथ ओपनिंग करते। वाह, ये तो कमाल होता। लेकिन दूसरी तरफ बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की बहस कभी खत्म नहीं होती। हर जनगणना, हर चुनाव इस बहस को और हवा देता। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाता है। बंटवारे ने भारत और पाकिस्तान को अपनी अपनी राष्ट्रीय कहानी लिखने के लिए एक दूसरे को अन्य, मतलब दी अदर के रूप में परिभाषित करने का मौका दिया। दुश्मन सीमा के उस पार था। बिल्कुल, बिना बंटवारे के ये अन्य आपके पड़ोस में होता, आपके दफ्तर में होता, आपके घर के अंदर होता। इससे नफरत को नियंत्रित करना शायद और भी मुश्किल होता, क्योंकि दुश्मन कोई अनजान चेहरा नहीं बल्कि आपका अपना पड़ोसी होता। ये एक बहुत ही असहज करने वाली सच्चाई है। लेकिन क्या समय के साथ चीजें बेहतर नहीं हो सकती थीं? जैसे यूरोप में सदियों तक एक दूसरे का खून बहाने के बाद आखिरकार यूरोपीय संघ बना ही लिया। क्या हम साथ रहना नहीं सीख पाते? ये एक उम्मीद भरी संभावना है और स्रोत इसका भी जिक्र करते हैं। हो सकता है कि 50-60 सालों में लोकतंत्र के संस्थान मजबूत हो जाते, एक साझा अर्थव्यवस्था लोगों को जोड़ती और अंतरधार्मिक विवाह जैसी सामाजिक सच्चाइयां सांप्रदायिक दूरियों को कम कर देती। शायद कुछ पीढ़ियों के बाद धर्म राजनीति से ज्यादा व्यक्तिगत आस्था का विषय बन जाता। लेकिन यूरोप की तुलना क्या यहाँ सही है? उन्होंने 2 विश्व युद्धों की तबाही देखी थी, लाखों लोगों को मरते देखा था। क्या दक्षिण एशिया को भी वैसी ही किसी बड़ी तबाही से गुजरना पड़ता साथ रहना सीखने के लिए? ये एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सवाल है। दक्षिण एशिया की गरीबी, अशिक्षा और औपनिवेशिक आघात के संदर्भ में इतने सहज विकास की कोई गारंटी नहीं थी। यूरोप को ये करने में 2 विश्व युद्ध और सदियों का समय लगा। क्या हमारे पास इतना समय और धीरज होता, या हम उससे पहले ही बिखर जाते? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। तो इन सब का मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा को हम कैसे समेटें? अगर बंटवारा न होता तो शायद
भारत पाकिस्तान संबंध जैसा कोई शब्द ही मौजूद न होता। बिल्कुल, ना दोस्ती ना दुश्मनी, बल्कि एक ही देश के अंदर एक निरंतर चलने वाली बातचीत होती। कभी सहयोग, कभी संघर्ष, कभी समझौता, कभी टूटन। फायदा ये होता कि सीमाओं पर टैंक नहीं खड़े होते, लेकिन नुकसान ये होता कि आंतरिक शांति बनाए रखना शायद आज से कहीं ज्यादा मुश्किल होता। हर पीढ़ी को ये सवाल खुद से दोबारा पूछना पड़ता, क्या हम वाकई साथ रह सकते हैं? तो एक तरह से बंटवारे ने हमें दो अलग रास्ते दिए अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए। हाँ, स्रोत के शब्दों में कहें तो बंटवारे ने जख्म दिए, लेकिन एक तरह की स्पष्टता भी दी। दो अलग राष्ट्र, दो अलग प्रयोग। बिना बंटवारे के हम शायद एक बड़े, शक्तिशाली, लेकिन हमेशा बेचैन और नाजुक संग में जी रहे होते। एक ऐसा देश जहां हर दिन एकता को बनाए रखने की एक नई चुनौती होती। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक आखिरी विचार जो मेरे मन में अटक गया है, वो ये है कि असली चुनौती सीमाओं की लकीरों की नहीं होती। असली चुनौती तो इंसानों के बीच भरोसा बनाने की, न्याय देने की और सत्ता को सही तरीके से बांटने की होती है। और अगर ये चुनौती हल ना हो तो दुनिया का कोई भी नक्शा, कोई भी संविधान स्थायी शांति की गारंटी नहीं दे सकता है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, चाहे हम किसी भी सरहद के इस पार हों या उस पार।